ठीक है, बस इसको भी जल्दी से करते हैं ये। अच्छा, अब रिवर्स शुरू कर रहे हैं। अब ये 70 वाला आपको पता है रिपीटेड है, हम ये पहले कर चुके हैं, इसमें बी आंसर था। ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। अब देखते हैं आपके पास क्या सिचुएशन बनती है। अच्छा, इसमें पूछा व्हाट इज ट्रू फॉर रियल इमेज फॉर्म बाय अ कन्वर्जिंग लेंस। रियल इमेज के बारे में बताना है कि जब हम कन्वर्जिंग लेंस में हम बनाते हैं तो हमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। ठीक है, अब हम देखें इन्वर्टेड बिल्कुल होता है। इन्वर्टेड दे आर ऑन द सेम साइड, सेम साइड पे नहीं होती, स्क्रीन दूसरी साइड पर होती है। नेवर शोन ऑन स्क्रीन पॉसिबल नहीं। ह्यूमन आई ये भी पॉसिबल नहीं, सिंपल ए ऑप्शन होगा, दे आर इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती हैं गिवन ऑप्शंस में से, अगर आप देखें बिल्कुल सही। ठीक है, उसके बाद कुछ रे ऑफ लाइट है, वो आपके पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक पे स्ट्राइक कर रही है। इट्स पाथ इज प्लॉटेड थ्रू द ब्लॉक एंड आउट थ्रू अनदर साइड, विच पाथ इज नॉट पॉसिबल। कौन सी इसमें रे डायग्राम पॉसिबल नहीं है। इसमें से सारी लाइंस देख लो आप, उसमें से फिर बताओ कौन सी पॉसिबल नहीं हो सकती। बी। ठीक है, क्योंकि बी में देखो उन्होंने क्या किया, रिफ्लेक्ट भी करवा दिया फिर दोबारा से रिफ्रैक्ट करवाया। और हमें पता है कि रिफ्लेक्ट करवाने के लिए कंडीशन क्या होती है, डेंस टू रेयर। लेकिन यहाँ तो रेयर टू डेंस जा रहे हैं, तो बी पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। बाकी सब फिर भी रिफ्रैक्शन शो कर रही है तो वो पॉसिबल है। लेकिन बी में क्या हुआ है, उसने रिफ्लेक्शन भी दिखा दी जिसमें कि रेयर टू डेंस हम जा रहे थे। तो बी पॉसिबल नहीं है क्लियरली, ऐसी डायग्राम आपके पास बिल्कुल रियल उसमें नहीं बन सकती। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर देखो मैं यही तो बता रहा हूँ। यहाँ पर हुआ क्या, इसमें हुआ ये कि हम रेयर टू डेंस जा रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर में डेंस टू रेयर होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। हम उसी रूल को फॉलो नहीं कर रहे तो बी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये रीजन है सिंपल सा। डेंस टू रेयर जाते हैं हम, इस वजह से ऑप्टिकल फाइबर में पॉसिबल हो पाता है, रेयर टू डेंस में कभी भी नहीं होता। ठीक है, 67। An object is placed in front of a diverging lens as shown on the scale diagram. The principal focus f is marked on each side of the lens. At which position will the image be formed? D। ठीक है, एक आंसर फौरन से आ गया डी। अच्छा, ऑब्जेक्ट आप देख लेना रखा कहाँ है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ डाइवर्जिंग, अच्छा डाइवर्जिंग लेंस है। नहीं, ये मैंने टिक नहीं किया आंसर फाइनल। वो एक आंसर दिया स्टूडेंट ने तो मैंने मार्क कर दिया फिलहाल। अभी हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं दी मैंने। जो आंसर्स आप लोग बता रहे हो वो सिर्फ मार्क किए मैंने। ठीक है, अब डाइवर्जिंग लेंस है, आपको पता है डाइवर्जिंग लेंस। अब डाइवर्जिंग लेंस का मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ से डाइवर्जेंस देखें इसकी, लेट सपोज, तो एक रे अगर बिल्कुल पैरेलल जा रही हो यहाँ से, सेंटर वाली तो सेंटर से ही जाती है हमेशा। ठीक है, अच्छा मैं नहीं करता असल में। आप लोग डायरेक्ट मैसेज सेंड करते हो ना, तो इसलिए वो मैसेज आपके पास नहीं आते। तो मेरे पास आप जो आंसर्स बताते हो वो मैं मार्क कर देता हूँ, मैं ठीक करते नहीं करता मार्क। मैं वैसे ही एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अच्छा देखो ये हमने रेस बना ली जो हमारी यहाँ पे ट्रैवल करेगी। अब हमें पता है कि ऊपर वाली रे डाइवर्ज होगी।
डाइवर्ज हो गई। सॉरी, एरो गलत बना दिया। ऑब्जेक्ट की हाइट बहुत ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास इमेज कहाँ बननी चाहिए? अब हम इसे एक्सटेंड करेंगे अगर बैक साइड पर, तो एक्सटेंड करने का मतलब ये हुआ कि हम इसे बैक साइड पर लेकर आते हैं और इमेज आपके पास बैक साइड पर जाने का मतलब ये हुआ कि हम इसे ये एक्सटेंडेड बन रही है। अच्छा, अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो इमेज है वो कुछ बी के क्लोज आ रही है। इसका मतलब है डाइवर्जेंस हमारे पास थोड़ी सी और ज्यादा शो करनी पड़ेगी। तो हमारे पास बी और सी पे ऑप्शन होगा। देखो ए पे पता है क्या है, ए पे तो सिर्फ एक लाइन जा रही है। हमारे पास इमेज तब बनती है जब लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो लाइन का इंटरसेक्शन होना जरूरी है। तो लाइन की इंटरसेक्शन जो है वो अभी तो फिलहाल यहाँ पर हो रही है, तो आपके पास बी या सी पर इमेज बनेगी। ठीक है, तो डाइवर्जेंस अगर हम बढ़ा दें, और बेसिकली ये आपके पास कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस में होता ये है कि जब हम डाइवर्ज कर रहे हैं तो आपको पता होगा एक चीज, ये डाइवर्जिंग लेंस है बिल्कुल। तो डाइवर्जिंग लेंस में पता है क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो मार्केट में और सिक्योरिटी सिस्टम के लिए जो लेंसेज लगे हुए होते हैं, तो मिरर्स लगे हुए होते हैं, जिस तरह उन मिरर्स में क्या होता है कि आपको इमेज छोटी नजर आती है, इसी तरह से यहाँ पर भी आपको इमेज का साइज इतना ग्रेटर नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वजह से आपके पास ऑप्शन जो होगा वो इसमें, इमेज आपके पास देखो बी पे भी बन सकती है। अगर मैं एंगल को और एक्सटेंड कर दूं तो मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट सी पर भी होगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास बी पर आ रही है, तो बी हमारा ऑप्शन जो है वो, अगर आपके पास ये कन्वर्जिंग होता तो आपके पास ये बियॉन्ड टू एफ वाला केस है, तो बिटवीन एफ एंड टू एफ बनती। अच्छा, आंसर की में पता है क्या, आंसर की में आंसर आपका जो है ना वो सी इस तरह से होगा कि अभी जो हमने डायग्राम बनाई है उसमें तो हमारा बी के क्लोज बन रहा है। वो भी ये कि हमारा ये एंगल जो है वो हमें और इंक्रीज करना पड़ेगा, हमें कुछ यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें जो आंसर है ना वो बेसिकली आपके पास आंसर सी है, क्योंकि हम नॉर्मली क्या है, ये कुछ क्वेश्चंस पुराने भी, अब जो नए क्वेश्चंस है वो सारे कॉन्वेक्स के ऐड होते हैं। कॉनकेव की इतनी डिटेल नहीं है क्योंकि सिलेबस आपका अपडेट हुआ है बीच में, तो इस वजह से आपके पास अब कॉनकेव के इतने क्वेश्चंस नहीं है। वरना कॉनकेव में ये होता है कि इमेज आपके पास बहुत डिमिनिश बनती है। तो डिमिनिश का मतलब ये है कि आपकी जो इमेज बनेगी वो सी पर बननी चाहिए, क्योंकि इस पे आप देखो हाइट कितनी डिमिनिश होगी। बी पर अगर हम बनाएंगे तो बी पर हाइट काफी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस वजह से आपका जो आंसर होगा वो सी होगा। सी इस वजह से होगा क्योंकि जो इमेज बनती है आपके पास डाइवर्जिंग में, सर वो फिर इस, हमें कैसे पता लगेगा कि कितना एंगल हमें डाइवर्ज करना है तो उस हिसाब से कितनी डिमिनिश बनेगी? क्योंकि अगर हम ये सोचें कि हाल ही की डिमिनिश बनेगी, वो तो खैर भी छोटी हो ही रही है। असल में इसमें होता ही है कि इसमें जिस तरह से हमने कॉन्वेक्स में किया, कॉन्वेक्स में फिक्स पॉइंट्स हैं, तो उन फिक्स पॉइंट्स पे इमेज का साइज भी फिक्स होता है। इसी तरह से जब हम अब आप देखो ना कि ऑब्जेक्ट आपके पास कितना दूर है, आपने एफ टू एफ से बहुत दूर रखा है, तो आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड टू एफ का मतलब ये कि ये पोजीशन ऑलमोस्ट इन्फिनिटी होगी, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा दूर रखा है लेंस से। और बहुत ज्यादा दूर रखने का मतलब ये कि जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत डिस्टेंस पर होता है तो आपको इमेज कैसी नजर आती है, डिमिनिश नजर आती है। ऐसा ही है, अगर आप कैमरा से भी पिक्चर कैप्चर कर रहे हो तो होता क्या है कि ऑब्जेक्ट जब दूर होता है तो आपको बहुत स्मॉल इन साइज नजर आता है। तो इसी तरह से जब आप यहाँ पे लेंस को कंसिडर कर रहे हो
तो लेंस में भी ये होगा कि आपके पास जब वैसे ही, एक तो डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग में रियल इमेज बनती नहीं है, तो वर्चुअल इमेज बनेगी। तो वर्चुअल इमेज का ये है कि डिस्टेंस आपके पास जितना मैक्सिमम हम रख रहे हैं तो इमेज उतनी डिमिनिश हो जाएगी। कन्वर्जिंग में भी ये होता है कि ऑब्जेक्ट को जितना दूर लेकर जाते हैं इमेज उतना स्मॉल इन साइज बनती है, और जितना करीब लेकर आएंगे उतनी मैग्नीफाई होती जाएगी। तो इस वजह से हम बी के बजाय सी ऑप्शन चेक करेंगे। क्योंकि देखो डी में पता है क्या, डी तो बिल्कुल ही हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्क्रीन पर तो इमेज कभी भी बनती नहीं है। डी की साइड पर स्क्रीन है, वहां तो इमेज बनेगी नहीं, ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। अब ए पे एक प्रॉब्लम क्या था कि ए पर लाइट मर्ज नहीं हो रही, तो ए पर इसलिए नहीं बन सकती। अब रह गया बी और सी। अब बी और सी में से सी इसलिए चूज करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, अब देखो आप इसको बहुत सिंपल वर्ड में अगर समझो ना इस एमसीक्यू को, तो इसमें आप सिंपल सी रे डायग्राम को भी ड्रॉ ना करो। ठीक है, आप एंगल भी मेजर ना करो। एंगल तो इसलिए बनाकर रे डायग्राम इसलिए बनाई ताकि आपको पैटर्न पता चल जाए कि लेंस कौन सा और इमेज कैसी बनेगी। तो बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट इन्फिनिटी पे, मतलब वो बियॉन्ड 2f से भी बहुत ज्यादा दूर रखा है, क्योंकि आप देखो आपका 2f तो ये रहा। क्योंकि f, और अगर हम 2f को देखें तो 2f थोड़ा सा कुछ कहीं यहाँ पर बन जाएगा। तो 2f से भी आपने ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा दूर रखा हुआ है। ठीक है, तो जब आप ऑब्जेक्ट को इतना दूर रखोगे तो इमेज आपके पास ऑटोमेटिकली आपके पास डिमिनिश बनेगी। ये कॉन्वेक्स में भी होता है और ये कॉनकेव में भी आपके पास, क्योंकि ऑब्जेक्ट जितना दूर होता है आपको उतना स्मॉल इन साइज नजर आता है। सर जो आप अभी कह रहे थे कि कन्वर्जिंग लेंस में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो हम्म। आप 2f से कंपैरिजन कर रहे थे कि 2f के यानी करीब होगा, तो हमारी ऑब्जेक्ट जो सॉरी हमारी जो इमेज है हम्म। वो मैग्नीफाइड होगी, और अगर 2f से दूर पीछे होगा तो वो हम्म। डिमिनिश होगी। हाँ, उसमें बस पता है क्या डिफरेंस होगा, उसमें इमेज स्क्रीन पर बनेगी। उसमें इमेज यहाँ पर बन रही होगी, स्मॉल इन साइज तो होगी, लेकिन वो आपके राइट हैंड साइड पर बनेगी। इसमें क्या है कि इसमें वर्चुअल इमेज बन रही है, तो इसमें डिमिनिश्ड है, वर्चुअल है। और अपराइट। हाँ, और अपराइट होगी और सेम साइड पे बन रही है, बस इसमें ये फर्क है। तो सर कन्वर्जिंग में वर्चुअल कब बनती है फिर? उसमें तब बनती है जब आप एफ पर रख दो और बिटवीन एफ और लेंस एफ रख से दो। मतलब अच्छा यहाँ पर, ओके हाँ, ठीक। आप गॉट इट। जितना राइट पर ले आओ। ठीक है, क्योंकि आपने फोकस पे रख दी, तो फोकस पे रखने का मतलब है वो फोकस कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि फोकस पे ऑब्जेक्ट है, इस वजह यस। से। 2f और f के दरमियान रखेंगे तो मैग्नीफाइड बनेगी। हाँ। अच्छा, इसमें भी मिरर वाला केस है, बस वर्टिकल डायग्राम थी, इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया। अब इसमें आप ऑब्जर्वर देखो यहाँ पर है इस बार, तो ऑब्जर्वर की पोजीशन इस बार अलग है। और आपने ये बताना है कि इमेज कहाँ होगी, पेन की, पेन यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, सही है। सी आंसर बताया एक, सी। क्योंकि आप देखो लेफ्ट हैंड साइड से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो लेफ्ट हैंड साइड से ऑब्जर्व करने का मतलब ये है कि अगर आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेजर करो तो ये इंसिडेंस, ये रिफ्लेक्शन, तो सी आंसर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, सिंपल। नहीं, बी पे पता है क्या होगा, बी पे एंगल थोड़ा सा वाइड हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन सेम नहीं होगा। मैं तो फ्री हैंड डायग्राम बना रहा हूँ, आप स्केल से बनाकर देखोगे बिल्कुल स्ट्रेट, तो आपको एंगल का डिफरेंस पता चल जाएगा। तो सी पर बिल्कुल एक्यूरेट एंगल बन रहा होगा। ये तो कल वाला क्वेश्चन है 65, इसको स्किप करते हैं। अब एक और इमेज फॉर्मेशन का क्वेश्चन है। इसमें ये कि ऑब्जेक्ट आपने रखा है ओ पे, और इस बार कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग है, बट इट इज नॉट श्योर वेदर द इमेज इज फॉर्म्ड एट एक्स और एट एफ। अब वो कह रहे हैं या तो इमेज एफ पर बनेगी या एक्स पर बनेगी। तो अब आपने ये बताना है कि कौन सा रे डायग्राम आपके पास एक्यूरेट बन रहा है, वर्चुअल एंड फॉर्म एट एक्स। क्योंकि आपको पता है कि एफ पर तो बन नहीं सकती, क्योंकि लाइट कन्वर्ज ही नहीं हुई है, तो एफ तो बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो जब हम इसे एक्सटेंड करेंगे तो एक्स पर तो इमेज बन जाएगी, और एक्स पर जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी। ठीक है,
तो सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो, कुछ करने की जरूरत तो नहीं है इसमें, क्योंकि एफ क्लियरली कैंसिल हो जाएगा, एक्स पर बन ही नहीं सकती। अब रियल और वर्चुअल चेक करना है, क्योंकि दो ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। एक्स में रियल और वर्चुअल चेक करना है। अब आपको पता है सेम साइड पे बन रही है तो ये वर्चुअल होगी, रियल अगर होती तो स्क्रीन पर बनती। ठीक है। इसमें काफी सारे एंगल दे दिए। एन इमेज इज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में इमेज बन रही है, और आपने ये बताना है विच स्टेटमेंट मस्ट बी करेक्ट। अच्छा देखो, सबसे पहली चीज अभी पूरे क्वेश्चन की डायग्राम में जो मुझे सबसे पहले एक चीज क्लियरली नजर आई, तो वो ये नजर आया कि डी ओ और डी आई दोनों सेम है। आप लोग भी चेक कर लो दोनों सेम है या नहीं। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा। इसको कैंसिल करते हैं। क्वेश्चन देखने में बड़े टिपिकल हो, लेकिन आपको पता चल गया कि क्या चीजें सेम है। बिल्कुल, एक्स और वाई सेम है। अच्छा, डब्ल्यू और जेड भी दिखने में सेम है, लेकिन एंगल कभी भी सरफेस के साथ मेजर नहीं होता। कॉन्सेप्चुअली प्रॉब्लम है डब्ल्यू और जेड में। बिल्कुल सही, रिफ्लेक्शन रूल है। तो डायग्राम दिखने में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बनाई उन्होंने अपनी तरफ से, लेकिन क्वेश्चन उतना ही इजी था। आई इक्वल्स टू आर। वाई ज्यादा बड़ा क्यों है? वाई ज्यादा बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये एंगल उन्होंने आगे करके बनाया है। मैं इसको इतना आगे बना दूंगा तो ये और बड़ा हो जाएगा। वो मसला नहीं होता। आप एंगल का वो देखो ना कि डिफरेंस कितना बन रहा है। आप इसको भी यहाँ से मार्क करो, फिर सेम आएगा। ठीक है, उसका कोई मसला नहीं है। हाँ, इसमें अब आपने बताना है कि ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर दूर रखा है और फोकल लेंथ 6 है। व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म? अच्छा देखो, अब ये भी सिंपल सी बात है। उन्होंने कहा है कि फोकल लेंथ 6 है, यानी ये 6 है, और 3 पर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, तो वर्चुअल इमेज बनेगी फिर से, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 64 में देखा। ठीक है। तो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाई, क्योंकि इसमें भी दोबारा से क्या करना होगा, एक्सटेंड करनी होगी लाइन को पीछे की तरफ, और पीछे जाकर इमेज बन रही होगी आपके पास। ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस, इरेक्ट का मतलब होता है सेम ओरिएंटेशन, अपसाइड अप, अपराइट इमेज को इरेक्ट कहते हैं। ठीक है। इरेक्ट का मतलब अपराइट, सेम ओरिएंटेशन। इसमें मैग्नीफाइड क्यों है ये बता। मैग्नीफाई इसलिए होती है क्योंकि अभी हमने देखा, अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे ना मैग्नीफाइंग ग्लास का, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास इसलिए कहते हैं क्योंकि हम उसमें डिस्टेंस बहुत शॉर्ट रखते हैं। उसमें भी ऑब्जेक्ट को हम एफ के अंदर रखते हैं, मतलब फोकस के अंदर रखते हैं डिस्टेंस को, तो वो इमेज हमें मैग्नीफाई नजर आता है। वरना अगर आप रे डायग्राम बना लो, आप सिंपल एक्सटेंड करके देख लो उसको। ये तो मैंने रफली बना दी क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं काफी, तो इस वजह से इसको डिटेल एक्सप्लेन नहीं किया। अगर आप डिटेल में इसको सॉल्व करना चाहो तो आप इसकी रे डायग्राम बना लो कंप्लीट। रे डायग्राम का मतलब ये है कि आप इसे एक्सटेंड कर लो। ये देखो, ये वाली लाइन एक्सटेंड हो जाएगी यहाँ तक। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दिया, और इसको अगर मैं एक्सटेंड करूँ दूसरी वाली लाइन को, ये एक्सटेंड हो गई। ठीक है, इंटरसेक्शन मिल गया। इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर लेते हैं। अब आप ऑब्जेक्ट का साइज देख लो और इमेज का साइज देख लो। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का साइज है, ये इमेज का साइज है। तो इरेक्ट, वर्चुअल, मैग्नीफाइड। सही है। ठीक है, काफी क्वेश्चंस सेम ही सेम आते जा रहे हैं। दोबारा से ह्यूमन आई का पूछा है, सेम है। 60 वाला देख लो। 60 वाला डिफरेंट है कुछ। लाइट पे हर क्वेश्चन ही डिफरेंट, मतलब इस तरह का है इसमें कि आप इसके बहुत कम कर पा रहे हो, मोस्टली सॉल्व कर रहे हैं हम।
हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन सी द इमेजेस ऑफ अदर टू? स्टूडेंट एक्स, स्टूडेंट वाई, स्टूडेंट जेड, मिरर रखा हुआ है और स्टूडेंट 2 मीटर अपार्ट है इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, और वाई इज स्टैंडिंग ऑपोजिट द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन सी द इमेज ऑफ द अदर टू? डी, क्योंकि आपके पास मिरर के सामने हो, आप मिरर का मतलब ये है कि तीनों एक दूसरे को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है तीनों को इमेज सबकी नजर आएगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप Z को देखो तो Z में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ से बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ होगा। ठीक है, इसी तरह से आपके पास Y का जो होगा, Y अगर Z को देखना चाह रहे हैं तो Y का डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। इसी तरह उसका X के साथ डिफरेंट बनेगा, फिर X का Y के लिए डिफरेंट बनेगा। सबके अपने अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन होंगे। और मिरर में आपको पता है कि सब कुछ दिख ही जाता है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो लेंस में जिस तरह से होता है। अच्छा, 59 भी क्वेश्चन अच्छा है। इसमें उन्होंने कहा है कि लेंस जो है वो ब्लर बना रहे हैं इमेज स्क्रीन पर, तो आपको क्या करना होगा कि स्क्रीन पर इमेज फोकस हो जाए। अच्छा, लास्ट वाले की स्टेटमेंट ये थी, उन्होंने कहा कि तीनों जिस पोजीशन पे खड़े हुए हैं, ठीक है, उसमें से ये बताना है कि अगर स्टूडेंट जेड की बात करें तो जेड तो एक खुद हो गया, जेड को छोड़ के बाकी दो स्टूडेंट हैं, एक्स वाई। तो अगर जेड स्टूडेंट खड़ा हो तो क्या वो मिरर में एक्स वाई को देख पाएगा या नहीं? ठीक है, इसी तरह से अगर एक्स को कंसिडर करेंगे तो क्या वो वाई जेड को देख पाएगा या नहीं, वाई को अगर हम देखें तो वो एक्स और जेड को देख पाएगा या नहीं, ये क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात है, मिरर के सामने अगर हम खड़े होते हैं, ठीक है, सेल्फीज वगैरह वो सब मिरर्स में ही आ रही होती है, तो उसमें सभी नजर आ रहे होते हैं, कोई भी मसला नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि तीनों ही नजर आ रहे होंगे, तो इसका मतलब है तीनों ही एक दूसरे को इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट का मतलब तीन स्टूडेंट है तो तीनों एक दूसरे को देख सकते हैं, सिंपल। अच्छा, इसका आंसर बताया, एक ए आंसर बताया इसका, और बाकी हम देखते हैं। ए में बाय मूविंग द ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द लेंस एंड स्क्रीन। अच्छा देखो, इसमें पता है क्या, ऑप्शन ए आपने कहा ना, ऑप्शन ए में आपने कहा ऑब्जेक्ट को दूर ले जाओ। आपको याद होगा कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट पर लेकर जाएंगे ना, इमेज और लेफ्ट पर शिफ्ट होगी। अभी ये यहाँ पर फोकस हुई है ना, बाद में यहाँ पर फोकस हो जाएगी। तो ए तो किसी तरह भी पॉसिबल नहीं है। स्क्रीन अवे फ्रॉम द लेंस, उसका भी कोई फायदा नहीं है, स्क्रीन तो पहले ही दूर है, फोकस लाइट हो ही नहीं पा रही। तो सिंपल सा आपके पास ऑप्शन होगा डी, क्योंकि ब्राइटर का तो कोई कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा ही नहीं है पूरे चैप्टर में। ठीक है, ब्राइटनेस से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपके पास सिंपल होगा कि फोकल लेंथ जिसकी बड़ी हो ताकि वो दूर फोकस कर सके स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, इसमें से तीनों आंसर्स गलत बताना इजी था, तो वो तीनों पढ़ के इजीली आपने बता दिया कि वो तीनों रॉन्ग है। तो बचा एक ऑप्शन, तो ये आपके पास जो है वो सिंपल सा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है। फोकस कैसे होगी? इसमें फोकस इस तरह से होगी, उन्होंने कहा है कि फोकस नहीं हो रही तो क्या करना चाहिए। ऑप्शन डी में लिखा है कि बड़ी फोकल लेंथ को यूज करें हम, मतलब लेंस को हम थोड़ा सा बड़े साइज में यूज करें। तो अगर हम बड़े साइज का लेंस यूज करेंगे तो वो लाइट को दूर तक फोकस कर सकता है, तो वो लाइट ऑटोमेटिक यहाँ पे फोकस हो जाएगी। ठीक है, आपके पास जो बड़े कैमराज होते हैं, बड़े कैमरा में क्या होता है, लेंस का साइज इंक्रीज होता है। तो वो लेंस का साइज जब इंक्रीज होता है तो वो ऑब्जेक्ट की पिक्चर को और क्लियर कर लेते हैं, ब्लर नहीं होती डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को। ठीक है, जिस तरह स्टेडियम में होता है, क्योंकि उसमें बाउंड्री पे खड़े होकर जो है वो आपने पिक्चर को कैप्चर करना होता है। तो इस वजह से आपके पास वहां पर ये कॉन्सेप्ट होता है कि आप बड़े लेंस को यूज करते हो ताकि आप इमेज को इजीली कैप्चर कर सको क्लियरली। ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वो है एग्जांपल, एप्लीकेशन सॉरी, इसको पेरिस्कोप कहते हैं। ये रहा इसका यूज। खैर, उन्होंने ऊपर लिखा कि पेरिस्कोप को ऐसे यूज किया जाता है, ठीक है, दूसरों के घरों में झांको इससे आराम से।
तो खैर उसमें ये पूछा है विच डायग्राम शोज अ करेक्टली ड्रॉन रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब रे डायग्राम सही करनी है हमने इसमें। सी, ठीक है, सी में बिल्कुल एंगल एक्यूरेट एक्यूरेट है हमारे पास 45 45, वो तो खैर सब में 45 दिया हुआ है। बस डिफरेंस इतना सा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन सेम होना चाहिए। सर इसमें एंगल ऑफ आई यानी आपने आपका लेवल साइड क्या है, साइड लेवल उसको नहीं देखा क्या? इसमें आपने पता है क्या करना होगा, अगर हम इसमें नॉर्मल ड्रॉ करें फिर से, तो आप नॉर्मल ड्रॉ करके चेक कर सकते हो अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपके पास नॉर्मली क्या होता है कि ऑब्जेक्ट आपके पास फ्रंट में ही होता है। जो फ्रंट ऑब्जेक्ट होता है आपको वही नजर आ रहा होता है इसमें। वो लाइट एंटर होती है, एंटर होने के बाद वो डाउनवर्ड रिफ्लेक्ट होती है, और जो दूसरा मिरर होता है वो आपको इमेज दिखाता है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास सी ऑप्शन राइट है, क्योंकि नॉर्मल इसकी एप्लीकेशन में यही होता है कि आपको सामने का ऑब्जेक्ट नजर आता है, क्योंकि ये जो आपने ट्यूब लगाई है इस ट्यूब का मतलब ही ये है कि ये आपका फोकस आउट नहीं होने दे रहा, ये आपको सामने का ही ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। ठीक है। और आगे देखते हैं। एन आई व्यू एन ऑब्जेक्ट बाय रिफ्लेक्शन इन अ मिरर। इसमें भी करेक्ट रे डायग्राम आइडेंटिफाई करनी है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेजर करेंगे। बी, ए, ए, ठीक है। सी, अच्छा अब देखो, जरूरी नहीं है कि इमेज आपको नजर आनी चाहिए या आई का कोई कांटेक्ट होना चाहिए, उन्होंने कुछ ऐसा लिखा नहीं है। बस उसमें ये मिरर है, मिरर में तो इमेज दिख जाएगी। ठीक है, कहीं भी रखा ऑब्जेक्ट। भाई ये है कि रे डायग्राम करेक्ट आइडेंटिफाई करनी है। रे डायग्राम को अगर करेक्ट आइडेंटिफाई करना है तो नॉर्मल मार्क करके देखो। अब आप देखो इसमें पता है क्या हो रहा है। आपके पास जो ए था, ए में आप देखो कि लाइन जो थी सेकंड वाली वो काफी लेंदी थी, और उसका एंगल देखो कितना शॉर्ट बना है। ठीक है, तो एंगल में मसला है, ए नहीं हो सकता। बी को देखते हैं। ठीक है, आप चाहो तो उसको, अभी तो ए खैर, से वापस कितना रिफ्लेक्ट हो रही है? नहीं ए में रिफ्लेक्शन तो हो रही है, लेकिन ए में प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है, जो अगर हम सेकंड लाइन को देखें और फर्स्ट लाइन को, तो इनका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में काफी फर्क आ रहा है। ठीक है। और इसी तरह से अगर आप बी पे नॉर्मल ड्रॉ करके देखोगे, तो बी में भी आपको एंगल डिफरेंट नजर आ रहा है, ये देखो। अब सेम पोजीशन से मार्क करके देख लो, डिफरेंस क्लियर है बिल्कुल। ये देखो। ठीक है। तो सी में अगर हम देखते हैं तो सी पे भी हम नॉर्मल मार्क करके देखेंगे। आई पर रे लाइन का आना जरूरी नहीं था, क्योंकि ये कहीं भी मेंशन नहीं है। इसमें सेम है। डी पे भी देख लेते हैं। डी में तो बिल्कुल ही इंटरसेक्ट हो गई वहां पर। तो इंटरसेक्शन का तो कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, वो तो लेंस में होता है। तो सी पर इमेज सही बन रही है। सी ऑप्शन लिखा हुआ भी नहीं है, ये रहा सी, ये रहा डी। तो सी आपके पास राइट होगा। ठीक है। सिंपल है, एंगल चेक कर लिया करो, दूर से डायग्राम थोड़ी शायद शॉर्ट होगी, मैग्नीफाई करके देखोगे तो एंगल क्लियर नजर आ जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, उसके बाद फिर वाइंड अप करते हैं आज। अब ये लेंसेज वाला तो काफी बार आ चुका है। एफ के इतना करीब रख रहे हैं तो मैग्नीफाई इमेज बन रही है। ये डाइवर्जिंग वाला क्वेश्चन फिर से है वही सेम। प्रिज्म वाला देख लेते हैं, प्रिज्म वाला कोई क्वेश्चन। अच्छा, प्रिज्म वाला जो है ना वो, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, इलेक्ट्रोमैग्नेट करेंगे उसमें प्रिज्म के बहुत सारे क्वेश्चन है। तो वहाँ कल हम प्रिज्म कर लेंगे, उसमें आ जाएगा प्रिज्म, कोई मसला नहीं है। 51 देखो आप। इसमें बताना क्रिटिकल एंगल ऑफ
लाइट इन ग्लास। ठीक है। डी। ओके। डी क्रिटिकल एंगल होगा क्योंकि आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ए हो गया, नॉर्मल के साथ बना हुआ है सी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और क्रिटिकल एंगल जो है वो डी होगा क्योंकि इसके आगे वाली लाइट 90 डिग्री पर बेंड हो गई। ठीक है, तो डी हमारा क्रिटिकल एंगल है। ठीक है, तो